नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ के दोस्त में, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 8 क्लास 10th इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होता है, इस ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है वो कैसे क्या कहाँ यूज होती है। इस ट्रिग्नोमेट्री में जो TRIG दिया है ट्राई, इसमें का मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है 3 और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। मेजरमेंट अब किसका करोगे? मेट्री मींस क्या होता है? मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में जो होता है वो होता है आपका हाइट का, परपेंडिकुलर का, साथ ही साथ बेस का और साथ ही साथ हाइपोटेनियस का। इन 3 चीजों का जो मेजरमेंट करते हैं बेसिकली हम किसके द्वारा करते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में जब हम ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में कितना होता है? ट्राई। तो ट्राई का मतलब है देयर आर 3 साइड। देयर आर 3 साइड में कौन कौन सी साइड हो गई? जैसे जे वाली आपकी साइड कहलाती है हाइपोटेनियस, जे वाली आपकी बेस कहलाती है और जे आपका कहलाता है परपेंडिकुलर। ये 3 साइड होती हैं बच्चों। इसमें ये डाउट होता है कि किस साइड को क्या परपेंडिकुलर मानना है, किसको बेस मानना है। तो इसमें आपको याद रखना है जो जितना सबसे बड़ा एंगल होगा 90 डिग्री, उसके सामने वाली या उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी उसको तो हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। उसके अलावा जो 2 एंगल बचे हुए हैं आपके, जिस बेस पे एंगल हम मेजरमेंट करेंगे उसके सामने वाली साइड को हमेशा आपको याद रखना है ये परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि इसका यूज आपके ट्रायंगल में भी यूज होगा और इस चैप्टर में भी होगा। तो अगर एंगल यहां पे बन रहा है तो इसके सामने क्या होगा? ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। लेकिन अगर मान लो बेस यहां पे दिया है और एंगल अगर यहां पे बन रहा है, अगर एंगल यहां बन रहा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। बच्चे इसमें बहुत सारी गलती कर देते हो आप लोग कि कभी हर बार आप इसको बेस लेके चलते हो, लेकिन पेपर में जो एग्जामिनर होता है वो सेट करता है कि ये ऊपर वाला एंगल। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके सामने जे वाला आपका क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जो बची हुई साइड है वो आपकी क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। और हाइपोटेनियस इसमें सबसे बड़ी साइड होती है, जो सबसे बड़े एंगल के सामने होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इन तीनों साइडों की मदद से हमें इसमें जो 6 फंक्शन यूज होते हैं उनका हमें रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो? किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे 6 के याद करने के लिए हमें क्या करना है? या तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा या हिंदुस्तान हरा भरा, या तो ये आप जनरल नाम याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, या तीसरा आपके लिए जनरल होता है उसके भी आप ये इसको यूज कर सकते हो, पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। अगर इसमें जो पहले वाला रेशियो होता है, जो आपका पहले वाला रेशियो होता है उसको तो हम बोलते हैं साइन, उसको हम क्या बोलते हैं? साइन। साथ ही साथ जो दूसरा रेशियो बनता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसको हम बोलते हैं कॉस, और जो तीसरा रेशियो आता है उसको बोलते हैं हम टेन। तो आपने देखा कि यहां पे जो टॉप ऊपर की वैल्यू है इसको आप साइन कॉस टेन, लेकिन आप रिवर्स में आओगे तो इसके जो अपोजिट होता है, मतलब इस वाले टर्म को अगर ऊपर रखोगे इसको नीचे रखोगे, तो यहां से जे बनता है कॉट, कॉट के बाद जे आपका बनता है सेक और ये बनता है आपका कॉसेक। जे एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर आपने यहां P अपॉन H लिया है तो साइन को डिनोट करेगा, और अगर H अपॉन P लिया है तो कॉसेक को डिनोट करेगा। तो इसके लिए केवल जो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसके बिहाफ पे आप इसके रेशियो याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जनरली इनको बार बार यूज करके लिखकर आपको इनको याद करना है, क्योंकि ये कुछ समय के बाद आप सारी चीजें भूल जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपके लिए टाइम जाता है। अब हम कैसे याद करेंगे उसके लिए तो हो गया तरीका। अब अगर आप रेशियो की फॉर्म में देखेंगे तो साइन थीटा जो होता है वो होता है P अपॉन H। आप कॉस का देखेंगे तो कॉस किसका होता है? B अपॉन H, और टेन जो होता है वो होता है P अपॉन B। अब यहां से आते हैं इसके रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या बनेगा? इसका कॉसेक, कॉसेक कितना होगा? H अपॉन P। इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होता है? सेक, सेक क्या होता है? H अपॉन B। और इसका रिवर्स ऑर्डर होता है कॉट, कॉट का होता है B अपॉन
पी। ये 3 रेशो जो होते हैं जनरली मैक्सिमम टाइम आपको यही 3 रेशो याद करना है, क्योंकि इन्हीं का बार बार फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ये आपके हर बार हर साल एमसीक्यू में 7 नंबर पे क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जाता है। जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हो कि आपने ट्रायंगल समझ लेते हो, बाद में आप फंक्शन के रेशो समझ लेते हो, तो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कैसे करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ स्क्वायर की। तो कुछ स्क्वायर होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें क्या करना है, याद करना है। तो स्क्वायर में से जैसे हमें स्क्वायर याद करना है तो उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आपके लिए बेस हो गया, दूसरा परपेंडिकुलर हो गया और तीसरा आपका हाइपोटेनियस हो गया। अगर इन तीनों की वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो इनको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। अगर इनको आप डायरेक्ट यूज करते हो या डायरेक्ट याद कर लेते हो तो आपका काफी समय इसमें बच जाएगा। जैसे इंपॉर्टेंट टर्म आपके 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। अब अगर हम कोई भी नया ट्रिपलेट्स बनाना चाहें तो केवल इसी में मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वही 4 में करेंगे, 5 में करेंगे। अगर इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 6 बनेगा, यहाँ 8 बनेगा, यहाँ 10 बनेगा। ये आपका दूसरा ट्रिपलेट्स हो गया। अगर हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 3 बनेगा, यहाँ आपका 12 बनेगा, यहाँ आपका कितना बनेगा, 15 बनेगा। इसी के साथ अगर यहाँ पे कोई 8 लिया है, अगर यहाँ पे 15 है तो इसका ट्रिपलेट्स क्या बनेगा, 17। जो मैक्सिमम टाइम आपके ट्रिपलेट्स यूज होते हैं वो होता है 5, 12 और 13। फिर उसके बाद दूसरा जो फ्रिक्वेंटली मैक्सिमम टाइम यूज होता है वो होता है आपका 15, 20 और 25। ये कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जो बार बार आपको ट्रिग्नोमेट्री में, एरिया में, या आपको 10th में भी काम आते हैं और 11th में ही काम आते हैं। अब देखते हैं कि इनके बिहाफ पे या इनके बेस पे किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और हम इनको किस तरीके से डील करेंगे। क्योंकि ये कई बार आपको 1 नंबर में तो पूछा जाएगा, कई बार इनका रिलेशन जो रहता है 5 नंबर में ही पूछा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उसका यूज होता है। सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसको याद नहीं कर पाते हैं। तो याद करने का तरीका भी बताएंगे और किस तरीके से इसको बनाना है जिससे आप कभी इसको भूलें ना। सबसे पहले इसमें हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते समय कि हमें किस फंक्शन को किस तरीके से रखना है। तो इस लेफ्ट साइड में आपको सारे फंक्शन रखना है और इसके टॉप पे सारे एंगल रखना है। अगर यहाँ आप देखोगे पहले तो यहाँ सबसे पहले आएगा साइन थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा, फिर इसके बाद आपका आएगा कोसेक थीटा, कोसेक के बाद आपका आएगा सेक थीटा और सेक के बाद आएगा कॉट थीटा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो वैल्यू है जो आपको यहाँ पढ़नी है 10th में केवल और केवल आपकी जो वैल्यू है वो आपकी कहाँ तक है, 90 तक है। कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, 0 से। तो ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये आपके 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। बस आपको इसके ऊपर एक नंबर याद रखना है जो कि आपकी पूरी टेबल में मदद करेगा बनाते समय। वो क्या नंबर आपको याद रखना है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको 0 के ऊपर जो आपको लिखना है वो लिखना है रूट के अंदर 0/4, मतलब हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करना है। फिर दूसरे के नीचे लिखना है 1/4, तीसरे के नीचे लिखना है 2/4, चौथे के नीचे लिखना है 3/4 रूट में और 4/4। ये आपको नंबर याद रखना है कि पहले में 0/4, दूसरे में 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये सारे के सारे नंबर 0, 3, 45, 60 और 90 डिग्री के ऊपर लिखना है। यहां से अगर बात करें तो ये आपके एंगल होते हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, जब भी किसी 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर 1/4 की बात करें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। तीसरे में जब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 2 बार डिवाइड होगा। तो 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1/√2। तीसरे वाले में कितना हो जाएगा, √3/2। और चौथे में कितना हो जाएगा, 4/4 = 1 और 1 का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब हमें दूसरे केस में हमें ये ध्यान रखना है कि जो साइन और कॉस जो होते हैं
वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब होता है जिन दो एंगल का सम 90 हो, जिन दो एंगल का सम 90 हो उनकी वैल्यू हमेशा ही सेम रहेगी। तो सेम रहने का मतलब ये है कि जीरो में कितना जोड़े कि 90 हो जाए। जीरो में अगर 90 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा 90। तो यहां पे जो 90 की वैल्यू आएगी वो यहां आ जाएगी और जो जीरो की वैल्यू आएगी वो यहां आ जाएगी। कितना हो जाएगा आपके लिए, यहां हो जाएगा आपके लिए 1 और यहां हो जाएगा 0। फिर यहां देखते हैं 360 में क्या रिश्ता है। 360 दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट एंगल बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू भी आपस में स्विप हो जाएगी। तो यहां आपका आ जाएगा √3/2, यहां आ जाएगा 1/2। अब 45 में कितना जोड़े, 45 ही, या 45 में 45 में 45 जोड़ेंगे तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम रहेगी। तो यहां कितना हो जाएगा 1/√2। अब आगे चलते हैं बच्चों, यहां पे आपको देखना है कि tan की वैल्यू हम कैसे याद करें। तो tan की वैल्यू याद करने के लिए आपको एक रिलेशन बस छोटा सा याद रखना है। tan जो होता है वो होता है sin अपॉन cos का रेशो के बराबर, sin अपॉन cos। तो हमने पहले से ही sin cos की वैल्यू निकाल ली है। तो sin cos की वैल्यू निकाल ली है, तो 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। जब हम इसको 1/2 को √3/2 से डिवाइड करें तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3। जे यहां पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद अगर हम यहां देखें तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां आ जाएगा 3। यहां पे अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद हमें देखना है कि इसका कोसेक का क्या रिश्ता होता है साइन के साथ। तो साइन के साथ कोसेक का रिश्ता होता है रेसिप्रोकल का, रेसिप्रोकल का। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसकी जो भी वैल्यू उल्टी करोगे वो इसका रेसिप्रोकल कहलाएगा। तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे कोसेक की वैल्यू साइन की जो भी वैल्यू उसका उल्टा करते जाओ। और उल्टा करने के लिए हमें क्या करना है 1। तो 1/0 रखोगे तो 1/0 किस तरीके हो जाएगा आपका, 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट होता है। क्या होता है इनफाइनाइट। सेम यहां पे आपकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यहां पे √2 हो जाएगी, यहां पे 2/√3 हो जाएगी, यहां पे कितना हो जाएगा 1। सेम टू सेम अगर हम सेक की बात करें तो सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस का मतलब है कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा 1/1 कितना होगा 1 होगा, 1/1 कितना होगा 1 होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पे कॉस की वैल्यू है 2/√3 तो यहां हो जाएगा 2/√3। यहां पे 1/√2 है तो यहां हो जाएगा √2। यहां पे कितना हो जाएगा आपका 2 और यहां पे क्या हो जाएगा 0/1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहां पे भी क्या हो जाएगा 1/0 करेंगे तो 1/1 में कितना आ जाएगा आपका 1। जी आपकी किसकी वैल्यू आ गई आपके लिए, कॉस की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम कॉट में बात करें तो कॉट और tan आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल होने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ tan की वैल्यू है उसका उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो यहाँ देखो 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए 1/∞ क्या होता है 0 होता है। तो इसमें 4 इनफाइनाइट आते हैं, 4 0 आते हैं, 4 1 आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है जो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि साइन की जब एंगल की वैल्यू बढ़ती है तो इसमें जो आपकी साइन की वैल्यू है वो भी बढ़ती है। तो आप कहोगे हाँ, अगर साइन की वैल्यू देखोगे यहां से 0 से 1/2 हुआ, 1/√3 हुआ, √3/2 हुआ और 1 हुआ, तो केवल हमें पहला और लास्ट वाला डिजिट चेक करना है कि जहां 0 था यहां 1 था। इसका मतलब है 0 से 1 होने का इंक्रीज होती है और कॉस में इसका जस्ट अपोजिट होता है डिक्रीज होती है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 0, तो कॉस में डिक्रीज और साइन में क्या होती है इंक्रीज।